यहाँ पर देखिएगा, हमें एक XML फाइल बनानी है जिसमें रूट एलिमेंट होगा वैलिडेटर्स। एक्शन के जितने फील्ड को हम वैलिडेट करना चाहते होंगे, पर फील्ड एक फील्ड एंट्री होगी, फील्ड का नाम बताएंगे, उसके अंदर फील्ड वैलिडेटर सब एलिमेंट यूज करेंगे, यहाँ पर वैलिडेटर का नाम बताएंगे। अब ये नाम होंगे जो आपको लिखाए गए हैं, रिक्वायर्ड स्ट्रिंग, INT, डबल, डेट, ईमेल, स्ट्रिंग लेंथ, रेजेक्स वगैरह। आपको बताया गया दो तरह के वैलिडेटर होंगे हमारे पास, एक जिन्हें फील्ड का नाम और एरर मैसेज चाहिए, एक जिन्हें एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर किसी वैलिडेटर को एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो परम एलिमेंट का यूज करके वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अब कोई वैलिडेटर एक से ज़्यादा पैरामीटर रिसीव कर सकता है, इसलिए यहाँ पर ये डॉट डॉट लगाया गया, मीन्स ये एक से ज़्यादा बार रिपीट हो सकता है, ऑप्शनल एलिमेंट है। मैसेज दो तरह से दिया जा सकता है, हम सीधे यहाँ पर मैसेज रख सकते हैं, हम मैसेज किसी प्रॉपर्टी फाइल में रख सकते हैं, वहाँ से फैच किया जा सकता है। प्रॉपर्टी फाइल में मैसेज तब रखा जाएगा जब हम इंटरनेशनलाइज करना चाह रहे हैं, अलग अलग देश के लोगों को उनकी भाषा में एरर मैसेज दिखाना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पर प्रॉपर्टी का नाम केवल बताएंगे, प्रॉपर्टी फाइल से मैसेज आएगा, उसके लिए किसी दूसरे इंटरसेप्टर की फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी। हो गया? कितने लोग नोट कर रहे हैं अभी? हो गया? ये था शायद, ये हमने एक एप्लीकेशन बनाई थी। ये हमारे पास एक्शन था जिसके पास यूज़र नाम की एक प्रॉपर्टी थी, ये यूज़र क्लास है, इसके पास ID, नेम, मेल ID, पासवर्ड, ये फील्ड थे। हमने रजिस्ट्रेशन और लॉगिन के लिए पेज बनाए थे। इसमें रजिस्टर वाली चीज़ को मैं वैलिडेट कराना चाहता हूँ, यहाँ पर जहाँ एक्शन क्लास है वहीं आपकी एक्शन क्लास का नाम -validation.xml नाम की फ़ाइल बनाएंगे। अब अगर ये XML फाइल है तो इसके साथ कोई DTD या स्कीमा जुड़ा हुआ होगा, ताकि पता चल सके इसमें कौन से एलिमेंट किस ऑर्डर में आ सकते हैं। तो हमें इसके साथ सबसे पहले DTD या स्कीमा ऐड करना है। उसके लिए जो हमने यहाँ पर लाइब्रेरी ऐड की हुई है, अभी तक जब भी हमें ज़रूरत पड़ी है इनमें से कौन सी जार फाइल को एक्सपेंड किया है हमने? स्टड स्कोर। अब आप स्टड स्कोर की जगह जो एक्सवर्क वाली जार फाइल है उसे एक्सपेंड करेंगे। तो इस जार फाइल के अंदर यहाँ पर वैलिडेटर DTD होगी, दो अलग अलग वर्जन की DTD है, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये डॉक टाइप देके इसने रखा हुआ है। अब अगर आपको DTD आती है तो डॉक टाइप के तुरंत बाद क्या लिखा होता है? रूट एलिमेंट। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इसमें रूट एलिमेंट वैलिडेटर है। वैलिडेटर्स के अंदर हमारे पास एक्शन के पास यूज़र नाम का डेटा मेंबर है, यूज़र के पास नेम, मेल, ID, पासवर्ड है। तो फील्ड का पूरा नाम क्या होगा? यूज़र डॉट नेम, यूज़र डॉट मेल ID, यूज़र डॉट पासवर्ड। इसके ऊपर मैं एक वैलिडेटर लगाना चाहता हूँ। अब पहले वैलिडेटर आपको दिखा देता हूँ। एक्सवर्क वाली जो हमने अभी जार फाइल एक्सपेंड की है उसमें सबसे लास्ट में आपको एक पैकेज दिखेगा, com.openSymphony.xwork2.validator.validators। लास्ट टाइम हमने जो डायग्राम बनाया था उस डायग्राम में इस कोने में हमने वैलिडेटर क्लासेस डिफाइन की थी, उसमें लिखा था प्री डिफाइंड क्लासेस हैं। ये सब प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, इनके अंदर वैलिडेशन लॉजिक लिखा हुआ है। अब इनका नाम जानने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। डायग्राम में ऊपर यहाँ कोने में कुछ बनाया गया था, क्या लिखा हुआ था उसमें? वैलिडेटर्स कॉन्फ़िगरेशन। आपको कहा गया था फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड XML फाइल जो वैलिडेटर क्लासेस को लॉजिकल नाम देती है। यहाँ पर देखिए एक XML फाइल है जिसका नाम है default.xml। में जो नाम आपको लिखाए गए हैं, रिक्वायर्ड स्ट्रिंग, INT, डबल, डेट, ईमेल, स्ट्रिंग लेंथ, रेजेक्स, जो मेन है, जो ज़्यादा यूज़ होते हैं वो आपको बताए गए हैं, सारे नहीं बताए गए हैं। सबके नाम देखिए लीजिए, स्मॉल लेटर्स में हैं। ये मैंने कहा था याद रखना है आपको। कितनी चीज़ हो गई डायग्राम की? कितनी चीज़ हो गई? एक तो नीचे वैलिडेटर क्लासेस दिखा दी, ऊपर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल दिखा दी, फिर बीच में सेंटर में ऊपर एक मैपिंग फाइल थी, वो हमारी ये है। कितनी चीज़ हो गई? 3। फोर्थ था उसमें वैलिडेटर, वो अभी स्टड्स डिफ़ॉल्ट पैकेज में आपको दिखाऊंगा। अब हमें यहाँ पर वैलिडेटर का नाम लिखना है। मैं चाहता हूँ कि नेम में आप कोई वैल्यू दें, इससे पहले एक वैलिडेशन लगा के देखते हैं। इतना काम हमने किया, तो मेल इज़ नॉट अलाउड। अब यहाँ पर एक बार स्टड्स डिफ़ॉल्ट पैकेज को देखते हैं। स्टड्स टू कोर जार फाइल हमने ली, स्टड्स डिफ़ॉल्ट XML है,
ये हमारा डिफ़ॉल्ट स्टैक है। लास्ट इंटरसेप्टर कौन सा है? सेकेंड लास्ट, ऐसे ही लिखाया गया था आपको। जब ये इंटरसेप्टर इन्वोक होगा, ये उस XML फाइल को रीड करेगा, इसके वैलिडेटर्स को इन्वोक कराएगा, देन फिर इसे इन्वोक कराएगा, ये वेट रिटर्न करे, सॉरी इनपुट रिटर्न करेगा। अब हमें अपने XML फाइल में चलना है। डायग्राम के थ्रू जो फ्लो बताया गया वो फ्लो केवल आपको याद होना चाहिए, आप सारी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा रजिस्टर एक्शन है। इनपुट में हमने signup.jsp को यहाँ पर दिखाया हुआ है। रजिस्टर एक्शन में जो हमने वैलिडेट मेथड अपना खुद का डिफाइन किया था, थोड़ी देर के लिए इसे कमेंट बना देते हैं। पहले हम इसके थ्रू वैलिडेट कर रहे थे, अब हमने अपना लॉजिक नहीं दिया बल्कि यहाँ पर लिख दिया इस फील्ड को इस वैलिडेटर से वैलिडेट कराओ। रजिस्ट्रेशन फील्ड ट्राई अगेन, नेम इज़ रिक्वायर्ड। अब ये क्या कर रहा है, पुरानी चीज़ भी हमें दिखा रहा है। एक बार इसे दोबारा से हटा के डिप्लॉय करते हैं, दोनों वैलिडेशन चला रही है, वो वैलिडेशन हट गया हमारे, नेम इज़ रिक्वायर्ड। अब अगर मैं नेम में कोई वैल्यू देता हूँ तो वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, चाहे बाकी कोई वैल्यू दूँ या ना दूँ, क्योंकि हमने वैलिडेशन अभी कितने लगाए हैं। यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। अगर हम XML के थ्रू एक वैलिडेशन लगा सकते हैं, फिर एक से ज़्यादा भी लगा सकते हैं। करके देखते हैं बाकी वैलिडेशंस। अब जितने वैलिडेशन लगाने होंगे उतनी बार यहाँ पर एंट्री करनी होगी। पहले तीनों फील्ड्स के ऊपर ऐसा करने से हमने गारंटी कर दी तीनों में यूज़र को कुछ ना कुछ एंटर करना पड़ेगा। अब यूज़र नेम में कुछ भी XYZ भी एंटर करे, 1 2 3 भी एंटर करे तो भी चल जाएगा। क्या नेम में 1 2 3 एंटर होना चाहिए? क्या होना चाहिए? केवल अल्फ़ाबेट्स। कैसे वैलिडेट करेंगे कि केवल अल्फ़ाबेट आए? अगर हम कोई एक रेगुलर एक्सप्रेशन बना लें तो हम उसका यूज़ करके वैलिडेट करा सकते हैं। एक फील्ड के ऊपर कितने भी वैलिडेशन लगाए जा सकते हैं। अब इसे हमें बताना पड़ेगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन। क्या मतलब होगा इसका? केवल अल्फ़ाबेट आ सकते हैं लोअर या अपर केस में कितनी बार भी नहीं कि अगर आप स्पेस देना चाहें तो फिर आपको यहाँ देना पड़ेगा स्पेस। अब आ जाएगा। केवल स्पेस नहीं आ सकता है, क्योंकि अगर आप केवल स्पेस देंगे तो वो एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाएगी, उसे ये पकड़ लेगा। मेल आईडी अगर ए दे तो भी सक्सेसफुल हो जाएगा। क्या होना चाहिए? कौन सा वैलिडेटर लगाएं? पासवर्ड की कुछ लेंथ फिक्स कर देते हैं, मिनिमम इतने से इतने के बीच में होना चाहिए। अब यहाँ पर 2 पैरामीटर बताने पड़ेंगे। सब पे 2-2 वैलिडेशन हमने लगा दिए। अब देखते हैं। नेम इज़ रिक्वायर्ड, मेल आईडी इज़ रिक्वायर्ड, पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड। पहला वैलिडेशन लग गया सब पे। अब मैंने यहाँ पर उल्टी सीधी वैल्यू देनी शुरू की। पहले वैलिडेशन के अकॉर्डिंग सही है। पहला वैलिडेशन ये कहता है वैल्यू होनी चाहिए। उसने क्या बताया? नेम कैन कंटेन ओनली अल्फ़ाबेट इन स्पेस। दूसरा वैलिडेशन आ गया, मेल आईडी मस्ट बी इन प्रॉपर फॉर्मेट, पासवर्ड लेंथ मस्ट बी बिटवीन 4 to 10 कैरेक्टर्स। अब यहाँ पर मैंने एक वैल्यू सही दी, वो वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया। दूसरी वैल्यू सही दी, वो भी सक्सेसफुल हो गया। 3 4 5 5 से 10 कैरेक्टर थे, हाँ 4 से तीनों वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गए। आगे पहुँच गया। बात समझ आई कुछ? ये चीज़ आसान है या कोड लिखना ज़्यादा आसान है? नोट कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक XML फाइल बनानी थी। ये इसका डॉक टाइप आपको पता है कहाँ से लेके आना है। केवल डॉक टाइप लिख के डैश डैश लिख लीजिए एंड देन ये लिखना शुरू कर दीजिए वैलिडेटर से आगे की चीज़। जहाँ एक्शन क्लास होगी, एक्शन क्लास के साथ अगर एक्शन के 10 पैकेज बनाए हुए हैं तो जिस एक्शन को वैलिडेट कर रहे हैं उसके साथ रखिए। हो गया? समझ आया कैसे यूज़ करना है? साइडों में से स्टार रेड कलर में दिख जाता है अगर हम इसमें तो हैं जी? इस फील्ड में अगर बुलाएंगे तो रेड स्टार रेड कलर में आ जाते हैं। वो CSS से होता है। आप यहाँ पर इसकी जो डिफ़ॉल्ट CSS है उसे चेंज कर सकते हैं, अपनी CSS लगा सकते हैं। ये रेड हो ग्रीन हो ये सब CSS से होता है। अब बात आती है यहाँ पर जो मैसेज थे वो हमने हार्ड कोड कर दिए इसमें। कल को अगर हम अपनी एप्लीकेशन को इंटरनेशनलाइज करना चाहें, अलग अलग देश के लोगों को अलग अलग लैंग्वेज में दिखाना चाहेंगे, अब यहाँ पर जो लिखा गया है वो हर बार ऐसे ही आएगा। इसका मतलब एरर मैसेज हमें यहाँ से हटाने पड़ेंगे, कहीं अलग रखने पड़ेंगे। लाइट ऑन करेंगे थोड़ी देर के लिए।
लिखेंगे I18N इंटरसेप्टर, I18N interceptor is responsible for loading action specific properties into the action so that they can be used during the processing. This interceptor is part of default interceptor stack. Following diagram describes its working. ये डायग्राम इस इंटरसेप्टर की वर्किंग समझाता है, बहुत सिंपल सी वर्किंग है। जैसी एक्शन इन्वोकेशन इस इंटरसेप्टर को इन्वोक करेगा, ये सबसे पहले चेक करेगा क्या आपका एक्शन टेक्स्ट प्रोवाइडर टाइप का है या नहीं है। मीन्स आपकी एक्शन क्लास में ये इंटरफेस इंप्लीमेंटेड है या नहीं है। अगर हम अपने एक्शन में एक्शन सपोर्ट क्लास एक्सटेंड करते हैं तो कितने इंटरफेस इंप्लीमेंट हो जाते हैं? 4। एक्शन, वैलिडेटेबल, वैलिडेशन अवेयर एंड टेक्स्ट प्रोवाइडर। अगर हमारे पास टेक्स्ट प्रोवाइडर इंटरफेस इंप्लीमेंटेड है, यानी कि उसके अकॉर्डिंग इसमें मेथड आ जाएंगे जिनका यूज करके प्रॉपर्टी यहाँ रखी जा सकती है, प्रॉपर्टी की वैल्यू फैच की जा सकती है। तो ये एक्शन से एक्शन क्लास का नाम फैच करेगा। इसके पास एक मेथड होगा टेक्स्ट प्रोवाइडर की वजह से, गेट लोकेल। अब जिन्होंने कोड जावा में इंटरनेशनलाइजेशन पढ़ा है वो लोकेल को समझते हैं। यूजर की प्रेफरेंस, लैंग्वेज कोड, कंट्री कोड वगैरह उसमें होगा। इसे लोकेल ऑब्जेक्ट मिला, एक्शन क्लास का नाम मिला। जो ये प्रॉपर्टी फाइल होगी, जैसे अभी हमने XML फाइल एक्शन क्लास के नाम के साथ बनाई थी, ऐसे ही इस प्रॉपर्टी फाइल का नाम होगा एक्शन क्लास नेम अंडरस्कोर लैंग्वेज कोड। तो दोनों चीज से मिल गई। उन दोनों इंफॉर्मेशन के बेस पे वो प्रॉपर्टी फाइल आइडेंटिफाई करेगा, उसकी प्रॉपर्टी रीड करेगा और उन्हें एक्शन में ही स्टोर करा देगा। इसका काम केवल इतना है। उसके बाद आगे वाली पार्टी को इन्वोक करा देगा। अभी तक आपको लगता था एक्शन में हमारे केवल डेटा मेंबर होते हैं। जब हमने वैलिडेशन पढ़ा तो आपको पता चला यहाँ पर एरर मैसेज भी स्टोर होते हैं। अब आपको पता चल रहा है यहाँ पर प्रॉपर्टीज भी स्टोर होती है, यानी कि एक रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग के दौरान जिस भी चीज की जरूरत पड़ेगी वो सब एक्शन में ही स्टोर होगा। हो गया? अब लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, an action of type action support contains following type of information which is stored and consumed by different components as described by the following diagram. ये डायग्राम आपको बताता है एक्शन सपोर्ट टाइप का एक्शन कितनी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, उसके कौन से पार्ट से कौन सा कंपोनेंट इंटरेक्ट करता है। अगर मैं एक नॉर्मल एक्शन बनाता हूं तो उसके पास केवल फील्ड होंगे। अगर मैं एक एक्शन सपोर्ट टाइप का एक्शन बनाता हूं तो उसके पास फील्ड होंगे, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज होंगी, एरर और जनरल मैसेजेस होंगे। इस पार्ट को पॉपुलेट करने की जिम्मेदारी परम्स इंटरसेप्टर की है। इस पार्ट को पॉपुलेट करने की जिम्मेदारी I18N इंटरसेप्टर की है। इस पार्ट को पॉपुलेट करने की जिम्मेदारी वैलिडेटर्स की है। ये वैलिडेटर दो तरह के, आपका वैलिडेटर हो सकता है, प्री डिफाइंड वैलिडेटर हो सकता है। हमने जो अपना वैलिडेट मेथड डिफाइन किया था उससे हम एक्शन में ऐड फील्ड एरर कर रहे थे या ऐड एक्शन एरर कर रहे थे, तो एक्शन के इस पार्ट में हम एरर मैसेज स्टोर कर रहे थे। अब बात आती है फैच कौन करता है। नॉर्मली जो भी फील्ड्स हैं उनकी वैल्यूज या प्रॉपर्टीज की वैल्यूज या एरर और जर्नल मैसेज कस्टम टैग फैच करती हैं ताकि उन्हें यूजर के इंटरफेस पे डिस्प्ले कराया जा सके। अगर हमने एरर मैसेज को इंटरनेशनलाइज कराया हुआ है तो फिर एरर मैसेज हमने किसी प्रॉपर्टी फाइल में रखे होंगे। प्रॉपर्टी फाइल से उठा के I18N इंटरसेप्टर ने उसे यहाँ रखा होगा एज ए टेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब जब तक वो चीज यहाँ नहीं आएगी उसे एज ए एरर मैसेज यूज नहीं किया जा सकता। हमारा वैलिडेटर अगर हम XML में की बताते हैं तो यहाँ से उस पर्टिकुलर की वैल्यू यूज करेगा, उसे किसी फील्ड के साथ एसोसिएट करके एज ए एरर मैसेज यहाँ रख देगा ताकि कस्टम टैग फिर उसे उस फील्ड के सामने दिखा सके। बात समझ आ रही है? प्रॉपर्टीज को कितनी पार्टी यूज कर रही है? दो। कस्टम टैग उन्हें यूज कर सकती हैं डायरेक्ट इंटरफेस पर डिस्प्ले कराने के लिए, वैलिडेटर उन्हें यूज कर सकते हैं एज ए एरर मैसेज यूज करने के लिए।
here लिखेंगे आगे steps required to internationalize validation error messages for each language which is to be supported by the application. An action specific properties file is created containing the error message for the language. full stop के बाद continuation में लिखेंगे following convention should be used in the naming of these properties file. Action class name underscore language code dot properties. सारी प्रॉपर्टीज के फाइल के नाम एक जैसे रहेंगे, सिर्फ लैंग्वेज कोड का डिफरेंस रहेगा उनमें. फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे all these properties files are saved along with action मीन्स जहाँ एक्शन क्लास है वहीं पर रखेंगे जिस पैकेज में. सेकेंड लिखेंगे एक्शन क्लास must implement text provider interface directly or in case of user defined validations following methods to fetch the property value and to save it error message. आपको मेथड बताया गया था ऐड फील्ड एरर. यहाँ पर फील्ड का नाम बताना था, यहाँ एरर मैसेज बताना था. अब एरर मैसेज हमारा प्रॉपर्टी फाइल में है. प्रॉपर्टी फाइल की वैल्यू कहाँ लोड हो चुकी है? एक्शन में. ये मेथड एक्शन का है, ये मेथड भी एक्शन का है. किस टाइप के एक्शन का है? ये वैलिडेशन अवेयर और ये टेक्स्ट प्रोवाइडर. अगर हमने एक्शन सपोर्ट क्लास एक्सटेंड की हुई है तो हमारे पास दोनों इंटरफेस होंगे. तो हम यहाँ पर की बताएंगे, उस की के कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी की वैल्यू आएगी, वो वैल्यू एज ए एरर मैसेज इस नाम से सेव हो जाएगी. नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे इन केस ऑफ प्री डिफाइंड वैलिडेटर्स स्पेसिफाई प्रॉपर्टी नेम एज द वैल्यू ऑफ मैसेज एट्रीब्यूट्स एज द वैल्यू ऑफ मैसेज एट्रीब्यूट मैसेज एलिमेंट्स की एट्रीब्यूट मैसेज एलिमेंट की एट्रीब्यूट इन वैलिडेशन मैपिंग फाइल. ये तीन काम आपको करना है. अब आप प्रीडिफाइंड वैलिडेशन के केस में भी इंटरनेशनलाइज कर सकते हैं, यूजर डिफाइंड वैलिडेशन के केस में भी इंटरनेशनलाइज कर सकते हैं. दोनों तरीके में करके दिखाता हूँ आपको. पहले यहाँ पर ये दिखा देता हूँ आपको कि जो i18n इंटरसेप्टर है वो डिफ़ॉल्ट स्टैक का पार्ट है या नहीं है. ये हमारा डिफ़ॉल्ट स्टैक है, इसमें i18n इंटरसेप्टर है. हम चाहते हैं जो हमारा ये एक्शन है रजिस्टर एक्शन, इसमें एरर मैसेजेस को इंटरनेशनलाइज किया जाए. अगर हम दो एरर मैसेज को चेंज कर पाए तो हम फिर बाकी सारों को भी कर सकते हैं उसी तरह से. तो यहाँ पर मैंने फील्ड का नाम और उसके साथ वैलिडेशन का नाम को की बना दिया ताकि पता चल जाए. ये दो वैल्यू लिख दी. अब सेम जब मैंने आपको इंटरनेशनलाइजेशन पढ़ाया था तो बताया था ये कैसे ट्रांसलेट करें. गूगल ट्रांसलेट वगैरह का यूज़ करके कॉपी पेस्ट कर लेंगे. मैं सिर्फ लैंग्वेज बदल देता हूँ, स्क्रिप्ट वही रख देता हूँ. नॉर्मली मोस्टली लोग मोबाइल पे इसी तरह से हिंदी लिखते हैं रोमन स्क्रिप्ट में. लैंग्वेज हिंदी है, स्क्रिप्ट अलग है. अगर हमारा ये आ गया तो यहाँ पर देवनागरी स्क्रिप्ट में हिंदी लिखेंगे वो भी आ जाएगा. हमने यहाँ पर एक्शन के नाम के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी फाइल बना दी. अब सिर्फ जो चेंज आना है वो यहाँ आना है. पहले प्री डिफाइंड वैलिडेशन की बात करते हैं. यहाँ पर हमने सीधे मैसेज लिखा हुआ था नेम इज़ रिक्वायर्ड दिस. अब यहाँ पर अब हम लिखेंगे क्या था, यूज़र डॉट नेम डॉट रिक्वायर्ड. अब हम कह रहे हैं कि मैसेज यहाँ नहीं है, किसी प्रॉपर्टी फाइल में है. प्रॉपर्टी फाइल से इंटरसेप्टर ने एक्शन में लोड कर दिया होगा, वहाँ से आप इसे रीड करो. जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो हमारे ब्राउज़र में लैंग्वेज की सेटिंग होती है, तो हमारे ब्राउज़र की सेटिंग भी रिक्वेस्ट के साथ जाती है. अब यहाँ से देखते हैं कहीं लैंग्वेज दिखे तो बताना मुझे. हाँ ये है. क्या लैंग्वेज है अभी? इंग्लिश है. हम चाहें तो यहाँ पर बाकी लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हैं, उनका ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं. अभी मैं पहले इंग्लिश ही रहने देता हूँ. यहाँ पर ये मैं डालूँ तो एक वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा. नेम कैन कंटेन ओनली अल्फ़ाबेट्स एंड स्पेस. वेबसाइट हमें केवल एक बार डिप्लॉय करनी है. अब देखिएगा मैं सिर्फ यहाँ से जाके लैंग्वेज अपनी बदल देता हूँ. अब मेन लैंग्वेज क्या कर दी मैंने. अब अगर मैं रिक्वेस्ट भेजी हूँ तो यहाँ से क्या जाएगा,
हिंदी जाएगा, हिंदी के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी फाइल लोड हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग मैसेज आएगा। अब ये हिंदी में लिखा होता तो उसी स्क्रिप्ट में आ जाता। अब अगर मैं यहाँ पर ये लिखूँ, बात समझ आ रही है? कुछ करना पड़ रहा है आपको। आपने प्रॉपर्टी फाइल बना के छोड़ दी, आपके लिए इंटरसेप्टर है जो उसे लोड कर देगा, आपके पास कस्टम टैग है जो उसे उठा के वहाँ डिस्प्ले करा देंगी। वही चीज़ सब कुछ पहले की तरह से रहेगी, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। बात समझ आई? अब ये चीज़ अगर हम यूज़र डिफाइंड इंटरसेप्टर के केस में करें, ये तो ये हो गया। अब मान के चलते हैं हम अपने इंटरसेप्टर की बात कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मैं इस फाइल का नाम बदल देता हूँ ताकि ये पिक्चर में ना आए। हमारे एक्शन का नाम रजिस्टर एक्शन है, फाइल का नाम एक्शन हाइफन वैलिडेशन हो गया। इस फाइल से इस एक्शन को वैलिडेट नहीं किया जा सकता। अब हम अपनी वैलिडेशन की बात करते हैं। कमेंट बना के रखा हुआ था, यहाँ पर देखिए हमने लिखा हुआ था नेम कैन नॉट बी एम्प्टी। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? आप क्या था की का नाम। अब जरूरी नहीं कि जितनी प्रॉपर्टी डिफाइन है वो सबको यूज़ करें हम। बात समझ आई? ब्राउज़र में भी लैंग्वेज सेटिंग क्या है? नाम बताना ज़रूरी है, आ गया। बाकी चीज़ जैसे पहले थी वैसे आई। अब अगर मैं लैंग्वेज सेटिंग बदल दूँ वापस एंड देन रिक्वेस्ट सेंड करूँ, बात समझ आ रही है? कुछ जैसी प्रॉपर्टी फाइल लोड होगी उसके अकॉर्डिंग मैसेज आ जाएगा। इस तरह से हमने, अब जितनी चाहे फिर उतनी प्रॉपर्टी आप डिफाइन करिए, जितनी चीज़ें आपको इंटरनेशनलाइज करनी है। हर एक प्रॉपर्टी फाइल में की का नाम सेम रहेगा, वैल्यू केवल अलग अलग लैंग्वेज में होगी। सेम दूसरी प्रॉपर्टी फाइल होगी, सिर्फ वैल्यूज़ में बदल जाएगी। प्रीडिफाइंड वैलिडेशंस के केस में हमें ये इस तरह से चेंज करना होगा। दो जगह चेंज किया हमने, एक ये और एक नीचे। यूज़र डिफाइंड वैलिडेशन के केस में इस तरह से आपने एक प्रॉपर्टी फाइल बनाओ केवल, हर बार वही लोड होती रहेगी। और क्या करना चाहते हैं आप बताओ? अल्टीमेटली अगर आप प्रॉपर्टी फाइल यूज़ करना चाहते हैं तो उसे लोड कराएंगे। अब लोड करने के लिए आपके पास जब इंटरसेप्टर है तो आपको लॉजिक लिखना चाहिए, वो लोड करके एक्शन में रख देता है, यूज़ कर लो उसे। कल को आपको चार चीज़ों की और ज़रूरत है, चारों प्रॉपर्टी फाइल डिफाइन कर दो, वो चारों को लोड करना शुरू कर देगा। समझ आ गई बात कैसे यूज़ करेंगे? अब एक छोटा सा इंटरसेप्टर और बच गया, लिखेंगे मॉडल ड्रिवन इंटरसेप्टर। मॉडल ड्रिवन interceptor is responsible for pushing a model object into the value stack. This interceptor is part of default interceptor stack. It is used when a long chain of model object is referenced. When a long chain of model objects is referenced by the action. For example, आपको पता है एक्शन वैल्यू स्टैक में पुश होता है। अगर एक्शन के पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट वैल्यू स्टैक के बाहर रहेगा। उसके पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो भी वैल्यू स्टैक के बाहर रहेगा। एक्शन की प्रॉपर्टी वैल्यू स्टैक की प्रॉपर्टी बन जाती है। यानी कि मैं एक्शन डॉट यूजर लिखने के बजाय सीधे यूजर लिख सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे नेम रेफर करना है तो लिखना होगा यूजर डॉट नेम। जैसे अभी हमने लिखा हुआ था यूजर डॉट नेम, यूजर डॉट मेल आईडी। हमने यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ा दिया उसे, इसके बाद एड्रेस ऑब्जेक्ट रख दिया, उसके बाद सिटी एंड स्टेट रख दिया। अब मुझे अगर सिटी स्टेट पिन डिस्प्ले कराना है तो मुझे लिखना होगा यूजर डॉट एड्रेस डॉट सिटी, यूजर डॉट एड्रेस डॉट स्टेट। अब कई बार ये चेन और भी लंबी हो सकती है, जितनी लंबी चेन हो जाएगी उतने लंबे एक्सप्रेशन हो जाएंगे आपके। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर मुझे बार बार वही प्रॉपर्टी रेफर करनी है बाद वाली, तो इतने लंबे एक्सप्रेशन लिखने के बजाय अगर मैं एड्रेस ऑब्जेक्ट को इसमें पुश करा लूं तो क्या होगा? एड्रेस की प्रॉपर्टी भी वैल्यू स्टैक की प्रॉपर्टी बन जाएंगी, उन्हें हम डायरेक्ट रेफर कर सकते हैं। अगर इस सिनेरियो को इस सिनेरियो में चेंज कर दिया जाए, एड्रेस ऑब्जेक्ट को इसमें पुश करा लिया जाए, तो सिटी स्टेट और पिन वैल्यू स्टैक की प्रॉपर्टी बन जाएंगी। अब आप उन्हें डायरेक्ट सिटी स्टेट नाम से रेफर कर सकते हैं। ये काम करने के लिए आपके पास एक इंटरसेप्टर है, वो आपके लिए आपके बताए हुए मॉडल ऑब्जेक्ट को वैल्यू स्टैक में पुश करा देगा।
लिखेंगे आगे अभी। सर्विस ऑफ दिस इंटरसेप्टर may not be required by each action. Hence, this interceptor requires the implementation of following interface by the action. ये इंटरसेप्टर एक ऑप्शनल सर्विस को रिप्रेजेंट करता है। हर एक एक्शन के पास मॉडल ऑब्जेक्ट्स नहीं होंगे जिन्हें उन्हें वैल्यू स्टैक में पुश कराना हो। जैसे परम्स है, वो एक रिक्वायर्ड सर्विस को रिप्रेजेंट करता है। हर एक एक्शन को अपनी प्रॉपर्टी सेट करानी होगी, लेकिन हर एक एक्शन को ये काम नहीं कराना। तो ये इंटरसेप्टर डिफॉल्ट स्टैक में है, लेकिन सबको अपनी सर्विस नहीं देगा। अब इसे कैसे पता चलेगा किस एक्शन को मेरी ज़रूरत है, किसको नहीं है? एक्शन के पास कोई डिफरेंशिएशन होना चाहिए। डिफरेंशिएशन इंटरफेस देता है। एक इंटरफेस बना दिया, जिन एक्शन ने वो इम्प्लीमेंट किया होगा उन्हें ये अपनी सर्विस दे देगा, जिन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया होगा उन्हें अपनी सर्विस नहीं देगा। इंटरफेस का नाम भी इंटरसेप्टर के नाम पे रखा गया है। इंटरफेस है मॉडल ड्रिवन। दिस इंटरफेस प्रोवाइड्स फॉलोइंग मेथड। जेनरिक इंटरफेस है, यानी कि इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते समय आप बताएंगे टी का मतलब क्या है, लिखेंगे दिस मेथड इज यूज्ड बाय द एक्शन टू रिटर्न द मॉडल ऑब्जेक्ट व्हिच इज टू बी पुश्ड इन द वैल्यू स्टैक। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे following diagram describes the working of this interface. ये इसकी वर्किंग है। जैसे ही ये इंटरसेप्टर इन्वोक होगा, ये सबसे पहले चेक करेगा क्या आपके एक्शन ने मॉडल ड्रिवन इंटरफेस इंप्लीमेंट किया हुआ है या नहीं। अगर नहीं किया हुआ है तो इससे कहेगा आगे वाली पार्टी को इन्वोक कराओ, मुझे कुछ नहीं करना है। इंप्लीमेंट किया हुआ है तो इसके पास गेट मॉडल मेथड होगा, वो कॉल करेगा। ये मेथड आपने डिफाइन किया होगा, किस मेथड से आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया होगा, उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आप मॉडल ड्रिवन को रिटर्न कराएंगे। वो उसे पुश कर देगा स्टैक में और आगे वाली पार्टी को इन्वोक करा देगा। अब एक्शन के साथ साथ दूसरा ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर आ जाएगा। करंट एग्जांपल है, उसमें मैं इसे यूज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने एक और क्लास बना दी। दो डेटा मेंबर लिए, उसके अकॉर्डिंग गेटर सेटर मेथड बना दिए। अब जो हमारी यूज़र क्लास थी उसे हम बदल देते हैं। यूज़र क्लास में अभी आईडी नेम मेल आईडी पासवर्ड था, साथ में यहाँ पर क्या कर देते हैं, एड्रेस टाइप का एक डेटा मेंबर रख देते हैं। यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। इस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में जैसे ही एक यूज़र ऑब्जेक्ट बने एक एड्रेस ऑब्जेक्ट बन जाए। रजिस्टर एक्शन, एड्रेस को हमें पुश कराना है, तो यहाँ पर हमने मॉडल ड्रिवन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कराया, बताया इससे हमें एड्रेस टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न कराना है। यहाँ पर अब एक मेथड डिफाइन करना होगा, ये स्टार कर देते हैं। यहाँ पर जैसे ही यूज़र ऑब्जेक्ट बनाएंगे एक एड्रेस ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पर इसके लिए गेटर सेटर मेथड भी डिफाइन कर देते हैं। ठीक है जी। अब जैसे ही हमारा इंटरसेप्टर इन्वोक होगा, वो चेक करेगा हमने इंटरफेस इम्प्लीमेंट किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। वो इस मेथड को कॉल करेगा, इससे हम क्या रिटर्न करेंगे, एड्रेस ऑब्जेक्ट। इसे वैल्यू स्टैक में पुश कर दिया जाएगा। अगर ये वैल्यू स्टैक में पुश हुआ तो हम यहाँ से जो हमारा रजिस्टर वाला पेज था उसमें चेंज कर देते हैं। अब हमें यूज़र डॉट एड्रेस डॉट सिटी स्टेट नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब ये वैल्यू एक्शन में सेट हो रही है नहीं हो रही है, वो देखने के लिए जो रजिस्टर डॉट जेएसपी है उसमें भी थोड़ा चेंज कर देते हैं। नेम को रेफ़र करने के लिए हमें यूज़र डॉट नेम लिखना पड़ा था, लेकिन सिटी और स्टेट को रेफ़र हम कैसे कर रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने मॉडल ड्रिवन इंटरफेस यूज़ किया है।
एक्स्ट्रा चीज़ आ गई। अब यहाँ पर हमने कुछ भी वैल्यू डाल दी, लेट्स से दिस, यहाँ पर कुछ भी डाल दिया। अभी ये चीज़ में डाली, हम चाहते हैं देखते हैं कि ये हमें मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। सिटी नोएडा स्टेट यूपी, एड्रेस के पास था सिटी, लेकिन आपने उसे डायरेक्ट सिटी और स्टेट नाम से रेफर किया हुआ था। अब ऐसा पॉसिबल क्यों हुआ, समझ में आ गया। अब ये नोट नहीं करना, ये चेंज आपको खुद करना है इस एग्जाम्पल में, ठीक है। एड्रेस नाम की क्लास बनाना, यूज़र के पास एड्रेस नाम का डेटा मेंबर रखना, गेटर सेटर मेथड बनाना, एंड देन एक्शन में मॉडल ड्रिवन इंटरफेस इंप्लीमेंट कराना, एंड देन डायरेक्ट उन्हें सेट कराना। यहाँ तक जो भी मेन आपके इंटरसेप्टर थे वो सारे मैंने आपको बता दिए। अब एक चीज़ बच जाती है केवल टाइल्स, पढ़ के आएंगे कल थोड़ा सा टाइल्स क्या होता है, कल हम टाइल्स समझेंगे। मैडम